नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुपर सबूत मिल चुका है और अब क्या सुपर सबूत मिलने के बाद हाफिज सईद को सौंपेगा पाकिस्तान? यही सवाल लेकर आज हम 1 घंटे की बहस करेंगे ताकि पाकिस्तान सामने देखकर ये कबूल सके कि कैसे उसकी फौज, उसका ISI लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर हिंदुस्तान में धमाके करते हैं। लेकिन कैसे, ये मामला अलग है। आइए 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 26/11 वो मामला है शायद जो बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि पहली बार एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया, तो पहली बार एक साजिशकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेश से एक भारतीय कोर्ट में गवाही देते हुए हमने जानकारी हासिल की। ये 2 तस्वीरें चीख चीख कर उंगली उठा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। कई खास मेहमान हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक जुड़ेंगे हमारे साथ इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। हालांकि सबूत जैसा शब्द पाकिस्तान के लिए बेमानी है, लेकिन अगर सबूतों का कोई वजूद है तो मुंबई हमले में ISI, पाक सेना और लश्कर की तिगड़ी की भूमिका साफ हो गई है। ये सबूत इसलिए बेहद अहम है क्योंकि 26/11 की साजिश रचने वाला और मुंबई की रेकी करने वाला डेविड कोलमैन हेडली गवाही दे चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब उसने सच उगलना शुरू किया तो मुंबई हमले के कुछ नए किरदार सामने आ गए और कुछ सनसनीखेज खुलासे भी हो गए कि लश्कर तोयबा ये इसने 2002 में ज्वाइन किया था। उसने ये भी बताया कि लश्कर तोयबा का 2 साल का उसने आर्मी ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया। उसने ये भी बताया कि उसने एक लीडरशिप कोर्स ज्वाइन किया था। उस लीडरशिप कोर्स में यानी जो हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी ये दोनों आते थे और उन्होंने एक जिहाद के लिए यानी भारत के खिलाफ जंग कैसे करना, जंग क्यों करना, ये भी आज उसने कोर्ट में बात बताई थी। हेडली ने कोर्ट में कहा कि मुंबई हमला हाफिज सईद के कहने पर अंजाम दिया गया। हमले के निर्देश हाफिज सईद से मिल रहे थे और हाफिज सईद ने ही उसमें आतंकी बनने की आग भरी थी। उसने कबूल किया कि साजिद मीर नाम के शख्स ने उसे भारतीय पासपोर्ट दिलाया। पासपोर्ट मिलने के बाद वो 8 बार भारत आया और भारत में घुसने से पहले अपना नाम बदल लिया। हाफिज सईद के मुताबिक मुंबई पर हमले की पहले भी 2 नाकाम कोशिशें हो चुकी थी। हेडली ने कहा कि पाकिस्तान में बैठे ISI के मेजर इकबाल और समीर अली उसके हैंडलर थे, जबकि लश्कर के जकीरुर रहमान लखवी का हैंडलर ISI का ब्रिगेडियर रिवाज था। पूर्व CIA के विश्लेषक ब्रूस रीडल भी कह चुके हैं कि लश्कर ने मुंबई हमला पाक सेना और खुफिया एजेंसियों की मदद से किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अब हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करेगा? हेडली वो व्यक्ति है जो कि पूरे के पूरे जो प्लानिंग थी उसके अंदर इन्वॉल्व रहा। साथ ही साथ अब उसने बयान भी दर्ज करवाया है मुंबई कोर्ट के अंदर कि उस वहां पे किस प्रकार से प्लानिंग हुई, कौन कौन थे ISI के लोग, कौन LET के थे और हाफिज सईद जैसे और लोग जो थे उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा। तो सब चीजें अब साफ हो गई हैं। अब पाकिस्तान को इसको नकारना बहुत मुश्किल होएगा। हेडली के खुलासे के बाद पाकिस्तानी दलीलों के हाथ खाली हो चुके हैं। खासकर रोज रोज गीदड़ भभकियां देने वाला और खुलेआम घूमने वाला हाफिज सईद की गिरेबां पर हाथ डालने का वक्त आ गया है। अब भारत से पाकिस्तान बेहतर रिश्ते चाहता है और आतंक पर नकेल कसने की उसकी कोई मंशा है तो उसे ये करना ही होगा। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ ही देर में। जाने माने पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम, जिन्होंने आज ये सवाल सीधे डेविड कोलमैन हेडली को सामने दागे थे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। देखना और जानना दिलचस्प होगा कि कोलमैन हेडली की उस वक्त नियत क्या थी और जिस तरह की वो जानकारी दे रहा था उससे किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान से भी कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर संबित पात्रा मैं आपके पास आना चाहती हूँ। 2 मायने में देखें तो पहली बार एक जिंदा आतंकी हमने पकड़ा, कसाब को। पहली बार एक साजिश करता, क्योंकि अगर वैल्यू चेन में हम देखें तो फुट सोल्जर से भी महत्वपूर्ण साजिश करता होता है। साजिश करता जो लखवी, हाफिज सईद और पाकिस्तान का सच बता रहा है, ISI और आर्मी का। क्या हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे?
देखिए, हम तो अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं। ये जो 2 कदम आगे बढ़ने की बात है, मुझे लगता है जब पाकिस्तान के गेस्ट आए हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम वो तस्वीर देखते हैं कि पेशावर की माएं अपने बच्चों के शव पे रो रही है, तो मुझे लगता है कई सैकड़ों कदम पाकिस्तान पीछे हट गया है। कदम आगे वही बढ़ाता है जो एक सिविल नेशन होता है, जो अपनी माओं के दर्द को, अपने बच्चों के कफन से कुछ शिक्षा लेता है। मगर जो देश अपने बच्चों के लाशों को देखने के बाद भी उससे कुछ सीखता नहीं है, वो देश क्या 2 कदम आगे बढ़ेगा, वो तो पाकिस्तान के गेस्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मगर आज एक बड़ी बात हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सही बात है कि एक आतंकवादी पहले पकड़ा गया था, कसाब, जिसको कि एक फेयर ट्रायल के बाद, देखिए हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो नजरों के सामने जो हो रहा है, हमने टेलीविजन चैनलों पे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा कि कसाब लोगों को भून रहा था। उसके बाद भी इंडिया ने एक फेयर ट्रायल दिया और उसके बाद जाके फांसी चढ़ाई। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की नजर की आप बात करें, बिल्कुल मैं आ रही हूँ सर आपके पास। इस बार उज्जवल निकम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उज्जवल निकम जी, आज आपकी नजरों के सामने आप ही के सवालों पर हिंदुस्तान ने इतना बड़ा सच एक ऐसे साजिशकर्ता से उगलवाया है जो विदेश में रहकर पहली बार भारतीय कोर्ट में जज के सामने अपनी बात कह रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डेविड कोलमैन हेडली, जब ये सवाल आप दाग रहे थे, क्या वो सहायता करता हुआ दिख रहा था? क्या जिस तरह से अमेरिका ने माना है कि इसको कम से कम सजा नहीं होगी, क्या उससे मिली जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है? क्या वो बचा भी रहा था कुछ जानकारी? क्या कुछ समझ पाए उसके बॉडी लैंग्वेज से आप? देखिए अंजना, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत बारीकाई से देख रहा था जी, क्योंकि दुनिया के इतिहास में, लीगल हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि एक फॉरेन टेररिस्ट दूसरे मुल्क में एक गवाही जो खुद गुनाह किया और उसके साथियों ने उसके खुद एक आंखों देखा बयान वो दे रहा जी। जब ये हमारी ये आज सुबह से उसकी मैंने जब उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए, 7:15 बजे इसकी सुनवाई शुरू हो गई और वो 12:30 बजे तक चली। यानी अमेरिकन टाइमिंग के मुताबिक वो रात के संडे के, रविवार के रात के, म्हणजे कल के रात के 8:30 तो सोमवार के सुबह 2:30 बजे तक उसकी करीबन 4, 4.5, 5 घंटे उसकी बयान चलता रहा। पहले थोड़ा वो हिचकिचाता था और कुछ मेरे सवालों को उन्हें नजरअंदाज भी किया। फिर बाद में मैंने कुछ उसे कोई ऐसे सवाल किए कि जिसके मुताबिक उसको फिर पॉइंट पे आना पड़ा। ये पहली बात। दूसरी बात है, मुझे मालूम था कि एक हेडली एक हार्ड नट है जिसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि भाई नहीं, तुमने यूएस गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट के मुताबिक तुमने सच और पूरे बयान फॉरेन जुडिशियल प्रोसीडिंग में देना ये तुम्हारे पास बंधन कारक है। उसने कहा मुझे मालूमात है। मैंने फिर उसको ये भी याद दिलाई कि अगर तूने इसमें कुछ झूठे बयान दिया, अगर कुछ सच बात छुपाई जी, तो अमेरिकन सरकार तेरे खिलाफ फांसी की सजा मांग कर सकती है, बात पता है? तो उसने कहा हाँ, इसका बात भी मुझे पता है, क्योंकि आज हेडली को 35 इयर्स की सजा हुई है, वो तो कोई गुनहगार ही है। तो मेरे पास ऐसा सबूत है। जो लोग आज दलील कर रहे हैं कि क्या हम हेडली का सबूत कैसे माना जाए, एक भी गुनहगार है, और हमारे पाकिस्तान से कुछ हमारे भाई साहब लोग कह रहे हैं कि गुनहगार की बयान पर क्यों इतना विश्वास दिया जाए, भारत में क्यों उसका हलचल मचा रही है। मैं उन लोगों, तमाम लोगों को कहूंगा कि इसके बारे में मेरे पास कानूनी बहुत जानकारी है। पाकिस्तान एविडेंस एक्ट, शरीयत एक्ट, पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मैं 4 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। और अंजना, एक बात साबित है कि सिर्फ हेडली जो बात कह रहा है वो सिर्फ सच नहीं, तो मेरे पास ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जी, जिसके आधार पर, जिसके मुताबिक मैं दावे से कह सकता हूं आज कि हेडली सच कोर्ट में बता रहा है, और आगे चल के देखिए क्या होता है। बिल्कुल। अब सादिया, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो हमारे साथ उज्जवल निकम जी मौजूद हैं, जिन्होंने डेविड कोलमैन हेडली से ये सवाल दागे हैं और जिसमें उन्होंने आईएसआई का, हेडली ने आईएसआई का नाम लिया, आर्मी का नाम लिया, मेजर इकबाल का, मेजर अली का नाम लिया। क्या पाकिस्तान सरकार, और वो कह रहे हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिससे वो ये सब कुछ सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं, क्या इसके बाद पाकिस्तान सरकार अपनी नीयत बदलेगी, हाफिज सईद और लखवी जैसे आतंकियों को हमें सौंपेगी? देखिए, जहां तक इनके जो प्रूफ्स दिए और नेम्स दिए इनका ताल्लुक है, तो आई हैव नॉट हर्ड दीज नेम्स बिफोर। ठीक है, अब इतनी बड़ी आर्मी है तो ये जो मेजर एंड कैप्टन साहब हैं, इनका तो नाम मेरे जहन से नहीं गुजरा है, ना ही मेरी नज़र से गुजरा। आई हैव नॉट सीन एनी न्यूज़पेपर एज वेल।
सेकेंडली ये कि जहां तक आप ये हाफिज सईद और बाकी लोगों की बात कर रहे हैं तो दे आर अंडर डिटेंशन, इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और अनटिल अनलेस उसका कोई क्लियर प्रूफ सामने नहीं आता तो उस वक्त तक इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। बट ऑब्वियसली अगर कोई स्टेट या एंटी स्टेट के साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा जिससे लॉ एंड ऑर्डर और पीस सिचुएशन को या पीस टॉक्स को बिटवीन बोथ कंट्रीज डिरेल होंगे या डिले होंगे तो उसके ऊपर पाकिस्तानी जो मैं चाहती हूँ उज्जवल निकम साहब आप उनकी बात का जवाब दें, क्योंकि हाफिज सईद 26/11 के बाद 27 रैली कर चुका है जिसमें उसने हिंदुस्तान पर अटैक करने की बात कही है और ये जानकारी दे रही है कि वो डिटेंशन में है, जो कि गलत है। शाजिया जी ने जो कहा है करीबन उसे उन्हें पूरी बातों की जानकारी नहीं होगी इसलिए वो कह रहे होंगे, लेकिन मैं शाजिया जी आपको भी बता देना चाहता हूं कि सिर्फ हेडली कह रहा है इसलिए इस दावे पर मैं कुछ किसी के खिलाफ आरोप नहीं कर रहा हूं। एक पहली बात। दूसरी बात, आज जो कोर्ट में जो आज तक सबूत पेश किया गया है, जो कोर्ट में मैंने जो उसकी इंक्वायरी की हेडली की, वो बहुत 1/4 इंक्वायरी है। आगे चल के 2-3 दिन मुझे और लगेंगे कि जिसे मैं और कुछ सवालात करने वाला हूं जिसके आधार पर पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, आज सिर्फ उसने 2 ही शख्स के नाम बताए और वो शख्स के ऐसे नाम बताए हैं उसने कि एक मेजर पाशा, अब्दुल रहमान पाशा जो रिटायर हो गया आर्मी का, और दूसरा मेजर इकबाल जो ISI में सर्विंग करता है, मेरे पास उसका एड्रेस है। दूसरा मेजर अली। अभी देखिए बड़ी एक हैरानी बात मुझे इस बात की हुई कि ये जब हेडली जब अबोटाबाद में पकड़ा गया था वो क्योंकि वो ड्रग्स स्मगलर को मिलना चाहता था। अभी जो हमारे पठानकोट में जो टेररिस्ट एक्ट जो हुआ है उसमें भी कुछ लोगों ने ड्रग पेडलर के माध्यम से कुछ एक्सप्लोजिव आर्म्स एम्युनिशन कुछ लोगों ने भेजा था, ऐसा आज तक इन्वेस्टिगेशन मैंने सुना है। तो ये अबोटाबाद जो प्लेस है, आपको याद होगा कि बराका ओसामा बिन लादेन को यही मारा गया था अमेरिकन सरकार ने जी, अबोटाबाद। और ये अबोटाबाद के नजदीक पास है LAT का जो हेडक्वार्टर है मुरादाबाद, ये मुद्री के जहां ट्रेनिंग दी जाती है, ये कई नजदीक अबोटाबाद के है। तो अबोटाबाद, LAT, ISI इनका क्या ताल्लुकात है, इसके बारे में भी मेरे पास कुछ ऐसे चंद सवाल है जिस सवालों के जवाब से कल पूरा पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाए। लेकिन उज्जवल जी, जो फैक्ट्स आपके सामने आए हैं उसके बिना पर चूंकि नवाज शरीफ की पार्टी की है, सादिया जी नवाज शरीफ की पार्टी की वो है, कुछ उनसे डायरेक्टली पूछना चाहेंगे आप? हाँ शाजिया जी, मैं जरूर आपसे सवाल करूंगा क्योंकि मैं इस्लामाबाद में भी आया था कसाब को फांसी देने के बाद। मैं इस्लामाबाद में इंडियन गवर्नमेंट का डेलीगेशन, हम 4 लोगों का मेंबर था, तभी मैंने अपने इन्वेस्टिगेटिंग PL एजेंसी को और होम सेक्रेटरी को बताया था कि आप लोगों ने इन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। आपने जो चार्जशीट दर्ज की है, जो 26/11 के आतंकी मामला में जो 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लोग हैं और बहुत छोटे लोग हैं, उसमें लखवी छोड़ के और एक झरार शाह जो कंट्रोल रूम में था वो छोड़ के बाकी के बहुत छोटे हैं जिन्होंने जगह दी, जिनकी जगह का इस्तेमाल किया, जिन्होंने बोट खरीदी, यामा बोट खरीदी, जिसका इंजन बेचा है, उन लोगों जो छोटे सोल्जर, फुट सोल्जर को गिरफ्तार किया। हमने ये उसी वक्त कहा था कि हमारे पास जो फेरिस्त है नाम की, उसके आधार पे आप उन लोगों की कड़ी कार्रवाई की, नहीं तो आपको भी दहशतगर्दी से आज प्रॉब्लम है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान भी दहशतगर्दी से पीड़ित है और इसलिए वो दहशतगर्दी कोई भी हो, वो बैड और गुड हमने डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। और उन दहशतगर्दी के खिलाफ नवाज साहब की सरकार ने तुरंत आज भी कार्रवाई करनी चाहिए। जकीउर रहमान लखवी छूट जाता है जमानत पर, उसके खिलाफ अपील तुरंत नहीं दर्ज की जाती है। हाफिज सईद, उसके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं दर्ज होती है। और इस तरह से कई जो एक्शंस पाकिस्तान सरकार के तरफ से लिए जाते हैं उससे कई सवाल खड़े हो सकते हैं। सादिया जी जवाब दीजिए। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ सादिया जी। देखिए, जहाँ तक एक्शंस का ताल्लुक है तो ये लखवी का जो केस है, आपको याद होगा, इफ यू गो बैक 1 year बैक ऑलमोस्ट, तो आपके चैनल पे ही मैंने इनके ऊपर एक शो किया था और उस वक्त की अगर आपको अपडेट्स हो तो यू मस्ट बी नोइंग दैट कि जिस केस में उसकी जमानत हुई थी, नेक्स्ट डे फिर वो अंडर डिटेंशन था और उसके बाद से ही वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अनटिल अनलेस
इंडिया और पाकिस्तान की सरकार एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं। हमने पहले भी ये बात कही थी कि उसके खिलाफ एक सॉलिड प्रूफ लेके सामने आए, लेकिन आप तो निगोशिएशन की टेबल पर नहीं आते हो। आप जब तक साथ नहीं बैठोगे उसके ऊपर बात नहीं। हमने तो कभी मना ही नहीं किया कि हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, या हम कोई ऐसा जो कि क्रिमिनल है, जो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिससे पीस ट्रेल होता है बहुत कंट्रीज के अंदर, हम उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन या एक्शन नहीं लेंगे। हमने कभी ऐसा नहीं माना, लेकिन वहां बैठ के बात करने से ज्यादा जी जो उज्जवल जी का सवाल था वो ये था कि आप फुट सोल्जर्स पर तो कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन जो साजिश करता है, जो मास्टरमाइंड है, उनका नाम बार बार आ रहा है, उनके खिलाफ हम सबूत दे रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। संबित जी आपका भी सवाल, एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरे फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। डेविड कोलमैन हेडली के कबूलनामे ने पाकिस्तान को उधेड़ कर रख दिया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, संबित पात्रा बने हुए हैं, खास मेहमान उज्जवल निकम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सादिया जी हमारे साथ PMLN की कोऑर्डिनेटर सीधे पाकिस्तान से मौजूद हैं। संबित जी आप बीच में इंटरजेक्ट करना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखें। सादिया जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए चूंकि आप PMLN से हैं, आपने कहा कि आप मेजर पासा, अली या इकबाल का नाम नहीं जानते हैं, मगर आप इनका नाम तो जानते हैं जो आपके साथी हैं, अवैस अहमद लिहारी, आप ही के पार्टी के हैं, आप जानती हैं ना इनको, लिहारी साहब को? जी 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 बिल्कुल, मुझे लगता है आप जानते हैं जी। अभी हाल फिलहाल वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन थे। यस, वो एक पार्लियामेंट्री पैनल के चेयरपर्सन थे, नेशनल फॉरेन अफेयर्स। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है, आज तक ने भी वो रिपोर्ट दिखाया है। बिल्कुल, और वो रिपोर्ट हम सब ने दिखाई है, और इसके बाद एक बार फिर से सवाल पाकिस्तान के सामने चला जाता है। सवाल पाकिस्तान के सामने यह चला जाता है कि पाकिस्तान का सच बार बार सामने आ रहा है, और इस बार हिंदुस्तान एक बार फिर से, क्योंकि यही तमाम बातें डेविड कोलमैन हेडली ने अमेरिकी कोर्ट में भी कही थी, और एक बार फिर से पहली बार कोई विदेशी आतंकी साजिशकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिपोज कर रहा है भारतीय कोर्ट में। और उन सब को करने वाले उज्जवल निकम जी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करें। संबित पात्रा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP के हमारे साथ बने हुए हैं, और दो खास मेहमान हमारे साथ, सादिया एस खान जो कि कोऑर्डिनेटर नवाज शरीफ की PMLN की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और अब तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक पीरजादा साहब, फौज और ISI दोनों का ही नाम लेता हुआ डेविड कोलमैन हेडली आज ये बता गया है उज्जवल निकम जी के सवालों के सामने कि कौन कौन उसके हैंडलर्स थे। साजिद मीर से लेकर मेजर इकबाल, मेजर अली, सब के बारे में वो बता रहा है। लश्कर के साथ मिलकर क्या पाकिस्तान की आर्मी और ISI काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए? देखिए, ये जो बातें आप लोगों ने 5-7 साल से हिफ्स की हुई हैं, मेमोराइज की हुई हैं, आपको ये बात कहते हुए थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आता कि आप एक कन्विक्टेड आदमी को आप अपनी अदालत में अप्रूवर बना रहे हैं, और अभी आपके एक मेहमान कह चुके हैं कि उन पर एतबार किया नहीं जा सकता, नहीं। और उनको शक की नजर से ही देखना पड़ेगा। पहली बात, निकम साहब जवाब देंगे आपका। निकम साहब हाथ उठा रहे हैं, निकम साहब जवाब दीजिए आप इनकी बात का। अभी कहा था, एक सेकंड सर, पीरजादा साहब एक सेकंड, निकम साहब की बात सुनिए। पीरजादा साहब, तुम्हारा देश का कानून और हमारा देश का कानून बहुत सिमिलर है। आपने शायद भारत का कानून पढ़ा नहीं होगा, मैंने पाकिस्तान का कानून पढ़ा है। उसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि कोई अगर माफी का गवाह गवाही देता है, अरे भाई साहब सुनो जरा, आप सुनो, आपको सुनने की आदत नहीं रहती, ये बहुत बुरी बात है। आप आर्मी के पीरजादा साहब, एक सेकंड, पीरजादा साहब की आवाज थोड़ी नीचे करें। पीरजादा साहब प्लीज सर, प्लीज सर, आपके पास मैं आऊंगी जवाब के लिए। पीरजादा साहब थोड़ी बात सुन ले पहले, प्लीज प्लीज। पीरजादा साहब मैं आऊंगी आपके पास फौरन, उसके बाद आप निकम साहब की बात सुने पीरजादा साहब प्लीज। निकम साहब, पीरजादा साहब, बड़ी मुश्किल तो यह है कि आपको सुनने की आदत कम है, और डिसिप्लिन फोर्स में यह बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता है। मुझे ताज्जुब इस बात का हो, एक रिटायर आर्मी ऑफिसर होने के बाद आप हमें सुनने में कम करते हो, तो आप सुन लीजिए जो पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, उसमें यह प्रोविजन है, उस प्रोविजन के मुताबिक एक कोई माफी का गवाह जो गवाही देता है तो कानून उसको इंपॉर्टेंस देता है। शायद डेविड हेडली एक मुजरिम हो, कहीं इससे कोई नहीं है, कोई भी माफी का गवाह पहले मुजरिम होता है, और डेविड हेडली को 35 साल की सजा हुई है। यह ऐसा नहीं है कि उसको रिहाई दी है।
अमेरिकन पहले तो सरकार ने 35 उसको सजा दी है 35 years and he is in the confinement and he is giving the live evidence. He is not going to be benefited by this evidence. But उसने कसम खाई है कि अल्लाह की कसम, भगवान की कसम उसने खाई है कि सच कहूंगा, सच के बगैर कुछ नहीं कहूंगा। अगर ये बात उसने कही है तो मुझे लगता है कि आपने इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको जरा एक बात कहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जब कोई शख्स जिसे सजा हो चुकी हो उसकी बात पर एतबार करना फौजदारी केस में तकरीबन नामुमकिन होता है। ये आपको पता है कि फौजदारी कानून के अंदर किसी ऐसे शख्स को सॉरी, आपको कानून का अभ्यास कम दिख रहा है मुझे, आपको कानून का अभ्यास कम दिख रहा है, इसलिए आप ऐसा बेबुनियाद कह रहे हैं कि जो शख्स को माफी का गवाह उसके विश्वास नहीं। ये बात जरूर है। अरे नहीं तारिक साहब मैं नहीं रोक सकती। तारिक साहब मुझसे गुजारिश मत कीजिए क्योंकि यही लॉयर है मामले के, इनकी बात एक बार सुन ले सर, फिर जवाब दीजिएगा। सिलसिलेवार बहस करते हैं ना, फैक्ट्स पे बहस कीजिए क्योंकि आज आपका फैक्ट से सामना हो रहा है। निकम साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए सर, प्लीज डिबेट को स्पॉइल मत कीजिए प्लीज सर, फिर जवाब दीजिएगा निकम साहब। तारिक साहब, आज पहले दिन डेविड ने कुछ बातें कही है, आप इतने हड़बड़ा गए हैं। आगे चल के 2-3 दिन में देखिए मैं किस कागज पत्र के आधार पर और किसका पंगा खोलता हूं। आप देखते रहिए, फिर आप मुझसे बात कीजिए मुजावर साहब। मैं अभी बताऊंगा। जिस तरह हम आपका पठानकोट पर पोल खोल रहे हैं, इसी तरह आपका इस पे बंबई के मसले पे भी पोल खोलेंगे। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं जो डेविड ने आज बातें की है। पहली तो बात उसने कही है कि उसने जरा सुने उसने कहा आपके बकौल के उसने जो बयान दिया है, डेपोजिशन दिया है कि 8 में से 7 दफा वो हमले से पहले दिल्ली वो हिंदुस्तान आया। अच्छा, उसका उसने जो मकसद बताया वो नक्शे खींचना, ताज होटल की जगह का पता करना, पाकिस्तान जरा सुने, जरा बात सुने, बीच में मत बोले। अभी तक बताया नहीं, अभी तक बताया नहीं, अभी तक बताया नहीं। आप बात सुने, होश से, गौर से सुने, इससे आपके इल्म में इजाफा होगा। जरा मेरी बात सुने। डेविड ने कहा है कि वो 7 दफा आया, क्या करने? ये पता लगाने के ताज होटल कहाँ है, ओबराय कहाँ है, फलाना कहाँ है। अरे भाई, ये गूगल अर्थ की दुनिया है। कोई बेवकूफ किसी को दूसरे मुल्क में इस काम के लिए क्यों भेजेगा? आप इस वक्त चाहें, मैं 1 मिनट, आप अगर इस वक्त चाहें तो गूगल अर्थ खोलें, मैं आपको एड्रेस अपने घर का देता हूं, आपको पता लग जाएगा कि मेरा घर इस्लामाबाद में किस जगह पर है। ठीक है तारिक साहब, आपने एक पॉइंट किया है, इस पर अब जवाब सुनिए। तारिक साहब पॉइंट वाइज चलते हैं। तारिक साहब अब इस पर जवाब सुनिए उज्जवल निकम साहब का। 1 सेकंड साहब, तारिक जी प्लीज अब इस पर जवाब सुनिए आप उज्जवल निकम साहब का प्लीज। तारिक साहब, आज थोड़ा सा मैंने उसका बयान लिया हेडली का। हेडली ने आज बयान में किस मकसद के लिए वो भारत में आया, कहां से आया, इसके बारे में मैंने कुछ चंद सवाल पूछे। आप जरा तारिक साहब, आप जरा तजवीज रखिए, दूसरों की सुनने की आदत डालिए। मैं क्या कह रहा हूं कि हेडली ने आज बताया कि मैं डायरेक्ट पाकिस्तान से आता था और पाकिस्तान से आके बंबई में 7 बार, दिल्ली में 1 बार। आप तारिक साहब रुकिए, एक करके जवाब तो लीजिए सर। कि जिस सवालों के सुनते हुए इससे पता लगता है। 1 सेकंड तारिक साहब, ये गलत है सर, ये दिस इज अनफेयर। आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आपने एक पॉइंट कही है, वो जवाब दे ले, मेरे मेहमान है, फिर मैं फौरन आऊंगी आपके पास अगले पॉइंट के लिए। जरा सर रुक जाए सर प्लीज, इस पर जवाब सुनिए उनसे। वो जी उज्जवल जी एक लाइन में अपना जवाब पूरा करें, फिर अगला पॉइंट उनसे सुनते हैं। तारिक साहब, आज मैंने सिर्फ 2 ही सवाल पूछे कि तुम बंबई में कितने बार आए 26/11 के आतंकी हमले में पहले। उसने कहा मैं टोटली 8 बार आया हूं। मैंने कहा तुम कहां से आए? मैं पाकिस्तान से डायरेक्ट आया। मैंने ये पूछा कि 26/11 के आतंकी हमले के बाद कब आए भारत में? 1 बार आया, इतना बताया। मैंने अभी तक ये उसे सवाल नहीं किए
कि ये जो तूने विजिट्स किए ना भारत में, किस वास्ते की, कहाँ कहाँ तूने विजिट किया, कहाँ कहाँ रेकी किया, उसको किस तरह से सिखाया गया इंटेलिजेंस, इसके जब अगर मैं सवाल का अगर जवाब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, होश ख्याल में रखना। ऐसा करें, आप टाइम्स नाउ की वेबसाइट मैं सुन रहा हूँ, आपको सुनने की आदत डालो। यहीं पे मैं आपको यही पकड़ता हूँ, आप टाइम्स नाउ की वेबसाइट पे जाएं तो उसका बयान छपा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ उसने, सुने मेरी बात। तारिक साहब, यही कभी कभी मुझे लगता है कि फैक्ट्स की तैयारी नहीं करते हैं आप, क्योंकि आज आपका सामना उज्जवल निकम से हो रहा है, हिंदुस्तान के जाने माने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिन्होंने खुद डेविड कोलमैन हेडली को सवाल दागे थे। तो आप ना वेबसाइट मत कोट कीजिए सर, इनकी तो आंखों के सामने बीता है सब कुछ। अगले पॉइंट पर आए, अगले पॉइंट पर आए साहब। चलिए अगले पॉइंट पे आइए, आइए। बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, एक तो बात ये हो गई कि उनको गूगल अर्थ के जरिए तमाम मालूमात मिल सकती थी, ये कारोबार करने की ये झूठ का पलंदा जो तैयार किया है, इसकी जरूरत नहीं थी। दूसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि साजिद मीर के जरिए उन्हें जनाब उसे क्या कहते हैं, उनका राब्ता था। उन्होंने ना कोई टेलीफोन नंबर, ना कोई जगह का जिक्र किया, ना उन्होंने किसी शख्स के मकान में जाने का, मुलाकात करने का जिक्र किया। मैं ये पूछता हूं कि एक मुजरिम से जिसे अमेरिका में सजा हो चुकी है, आप उसकी बात को भगवत गीता की आयत बनाकर इस वक्त पेश कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने के लिए। ठीक है, जवाब सुनिए। मुंबई का, ठीक है सर, जवाब सुनिए। तारिक साहब, तारिक साहब, आप तो टीवी के इतने एक्सपर्ट हैं सर, वक्त की कमी समझते हैं, अपने पॉइंट का जवाब सुनिए। आपको ठीक है, तारिक साहब के इस बात का जवाब उज्जवल निकम जी। तारिक साहब, आप शांत चित्त से सुनिए हमारी, हम जो बात आपके सामने आज कह रहे हैं कि सिर्फ आज के बयान से हम किसी देश पे, किसी व्यक्ति पे आरोप नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि क्या, किस तरह से डेविड हेडली का किन लोगों से, सुनो जरा तारिक साहब, सुनिए तो जो किन लोगों से वास्ता गिरा था, और आपकी समाज अरे क्या सुनिए तारिक साहब, ये भी तमीज नहीं आपके में। आपका बुढ़ापन का मैं लिहाज करता हूं, आपके बुढ़ापन का मैं लिहाज करता हूं। नहीं, आपको नहीं दिख रही है, आप कैमरा के सामने जब मैं बात कर रहा हूं तब आप डिस्टर्ब तारिक जी प्लीज जवाब सुन लीजिए। अच्छा नहीं है तारिक जी, डिबेट नहीं बोलते हो, आपसे गुजारिश करती हूँ, ये ठीक नहीं तानाशाही है। बोलते हो, तानाशाही कर रहे हैं आप। तारिक साहब सुनिए, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज। तारिक साहब, तारिक आप साहब, जरा प्लीज। शांत चित्त से सुनो। तारिक साहब, आपको रिक्वेस्ट हमारी भी है, आप शांत चित्त से सुनो, फिर गूगल देखिए, और फिर आपके आर्मी के दोस्त जो रिटायर लोग हैं उनसे मुलाकात करिए और उनसे डिस्कस करिए कि क्या है हम जो सच कह रहे हैं। अरे करिए साहब, करिए, हम कह रहे हैं करिए। आपको लगता है ना कि हम झूठा आरोप कर रहे हैं तो आप जरूर करिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैन मेड टेल लाई बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट। ये आपके जब हजम में आएगा तब सुधीर आ जाएगा। पाकिस्तान में यही बुरी बात है, ये रिटायर आर्मी लोगों को दिन में जल्दी नहीं आता है। ये आप सुनिए, दूसरों को सुनने की आदत भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा था जी निकम साहब, पीरजादे साहब जरा सुनिए, जरा समझौता एक्सप्रेस के, तो मैं ये कह रहा था पीरजादा साहब, आपसे मैं बार-बार गुजारिश कर रही हूँ सर, जरा सा सुन भी ले सर, प्लीज इंतजार करें। आपसे पॉइंट्स हमने लिए, अब जवाब दे रहे हैं, वो ये सही नहीं है सर। मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है, प्लीज निकम साहब को अपनी बात पूरी करने दे। पीरजादा साहब प्लीज बीच में ना बोले। चंद सवाल पूछे, अगर ये चंद, आज मैंने कुछ हेडली को चंद सवाल पूछे और चंद सवालों के जवाब से, मैं ये सवालों के जवाब से मैं किसी पे आरोप नहीं कर रहा है, फिर भी पीरजादे साहब के जैसे लोग अगर बूढ़े आदमी जो बड़े इंसान हैं वो अगर हड़बड़ाते हैं तो आगे चल के क्या होगा, मुझे इसकी चिंता पड़ी है पीरजादे साहब। कल परसों तो मैं और सबूत के सबूत देने वाला हूँ, आप क्या करोगे? किसी जोर शोर से नहीं मिटाए जाते सबूत, आज तक के आपने मिटा दिए, अब ये छोड़ो, आप छोड़ो, ये छोड़ो, इसलिए टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है। जिस तरह आपने कसाब को कत्ल किया, वो एक बड़े शर्म का मकाम था। पीरजादा साहब, वैसे तो आपकी पुरानी आदत है, क्या बात कर रहे हैं, हम आपके कोर्ट के कभी कीचड़ नहीं उठाते,
आपकी ये बुरी आदत है। मैं आपके पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को मिला था, तब उसने गर्व से कहा था तब हिंदुस्तान के हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और हम हमारी कोर्ट की कीचड़ उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपके जैसे आदमी को। आपका मुंह और हाथ दोनों गंद से भरे हुए ये गलत है तारिक पीरजादा साहब, ये बहुत गलत है। और अब मैं आपसे एकदम ऑफिशियली आपत्ति इस पर जता रही हूं कि बहस के स्तर को हम इतना ना इधर उधर गिराएं। संबित पात्रा जी, उनकी बात का आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए अंजना जी, मैं तो आपत्ति दर्ज कराता हूं। आपत्ति इस बात की दर्ज करता हूं, एक तो ये आके हमारे देश में घुस के हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारे लोगों को मार दे। ऊपर से तारिक पीरजादा जैसे प्रवक्ता आके हमें यहां भाषण दे हमारे देश में, हमारे चैनल पे। क्यों हम सुने इनको? ये भैंस के आगे रोज रोज हम बीन क्यों बजाएं? मुझे समझ में नहीं आता है। क्यों हम रिक्वेस्ट करें तारिक पीरजादा को कि आप शांत हो जाइए, प्लीज हमें सुन लीजिए? अरे नहीं सुने ना वो। तारिक पीरजादा अपने व्यवहार से पाकिस्तान के व्यवहार को दर्शा रहे हैं। तारिक साहब अतिथि देवो भवा, हमारे देश में रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे देश में कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करते हैं। मगर प्लीज अपने अंदर झांक के देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए तारिक पीरजादा साहब, आप कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करिए। एक तो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, ऊपर से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। सुनिए, अब मैं एक फैक्ट बताऊंगा। तारिक पीरजादा साहब शांत हो जाइए, शांत। जस्ट कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल एंड लिसन टू मी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, फैक्ट। यस, मैं बोल रहा हूं, सुनिए। नंबर 1, आप चलिए ये हेडली को नहीं मानते, एतबार नहीं करते हैं क्योंकि ये आतंकवादी है। वैसे तो हम भी आप पे एतबार नहीं करते हैं क्योंकि आप भी, मतलब आपका देश भी आतंकवादी है। मगर फिर भी आप तारिक कोसा को तो जानते हैं। नहीं, सुनिए, अरे सुन लीजिए थोड़ा। अरे गला खराब हो जाएगा तारिक पीरजादा साहब, गला खराब हो जाएगा। आपसे बड़ा आतंकवादी कौन होगा? सुनिए, गला खराब हो जाएगा। सुनिए मेरी बात। नो, आंसर दिस। आप तारिक कोसा को जानते हैं, हाँ या ना? यस और नो? डू यू नो मिस्टर तारिक खोसा, मिस्टर पीरजादा? डू यू नो मिस्टर तारिक खोसा और यू डोंट नो? आप बात करते जाइए। आप जानते हैं, आप नहीं जानते? डू यू नो हिम? यस और? या आप अदालत में हैं, आप ह्यूमैनिटी की अदालत में हैं, आप कल्प्रिट हैं, आप हंसिए मत। ये रावण की तरह हंसना बंद करिए, ये हंसना बंद करिए। डोंट अपीयर इन ह्यूमन, यू आर अ कल्प्रिट टुडे ऑफ ह्यूमैनिटी। आप इंसानियत के मुजरिम हैं और आप कटघरे में खड़े हैं। आप तारिक खोसा को जानते हैं या नहीं जानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दें। आपसे हिंदुस्तान की जनता सवाल पूछ रही है, हाँ या ना बताइए। तारिक खोसा को जानते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? तारिक खोसा आप जानते हैं तारिक खोसा ने क्या कहा है? तारिक खोसा ने 3 चीज कहा है। तारिक खोसा ने कहा है कि कसाब पाकिस्तानी था। तारिक खोसा ने कहा है कि पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप से इन 10 आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिला। तारिक खोसा ने कहा है ऑपरेटिंग रूम कराची में था। मिस्टर पीरजादा, यू आर अ कल्प्रिट। आपको पकड़ा गया है, आप मुजरिम हैं, आप कटघरे में खड़े हैं, आपको सजा होगी, आपको ऊपर वाला सजा देगा, हम सजा देंगे। उज्ज्वल जी याद रखिए। ठीक है पात्रा साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने किए हैं। मैं उज्ज्वल निकम साहब आपसे एक फाइनल कंक्लूसिव छोटा सा आपसे इस पे कमेंट चाहती हूँ। कई मायनों में तारिक पीरजादा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं टेलीविजन डिबेट्स में, लेकिन जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे वो भी ये समझ पा रहे होंगे कि हमें पाकिस्तान के ऐसे ही एटीट्यूड से ऑफिशियली भी डील करना पड़ता है। डिफायंस हम तो वही करेंगे, बार बार सच सामने आएगा, जिसमें उनके अपने लेघारी साहब जो कि PMLN के ही MNA है, कहते हैं कि हम कश्मीर में जो आतंकवाद फैला रहे हैं उसको हमें रोकना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद सबक सीखता नहीं दिख रहा है पाकिस्तान। क्या हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे? आपका कंक्लूसिव रिमार्क इस पे सर। अंजना जी, ये बड़ी दुख की बात है जब आप जैसे चैनल एक डिबेट दोनों कंट्री के इसमें रखते हैं। उस वक्त मैंने हालांकि हमेशा देखा है कि पाकिस्तान से तरफ से हमेशा शोर मचाना, कोई मुद्दा जो है उस सुनना लेना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज ये तो साफ हो गया। आज तो एक ही दिन मुझे मिला 5 घंटे। 5 घंटे में मैंने तो बहुत प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस पूछे थे और इससे हमारे पीरजादे साहब जैसे बड़े आदमी गड़बड़ाते हैं तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि आगे चल के 2-3 दिन में मैं ऐसे सवाल और ऐसे जवाब आएंगे कि जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं मानूंगा कि हेडली झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या डॉक्यूमेंट झूठ बोल सकते हैं? और डॉक्यूमेंट इतना ही नहीं तो उसके आधार पर ये भी मैं जरा सुनो पीरजादा साहब,
सुनो सुनो, मैंने आपकी बहुत इज्जत की है, बुढ़े आदमी हो इसलिए इज्जत कर रहा हूँ। तो अरे भैया जरा बुढ़े हो इसलिए मैं इज्जत कर रहा हूँ, वो भी छोड़ दूंगा इज्जत करना। आपको अगर ये नहीं एटिकेट मैनर्स होगा तो बड़े ताज्जुब की बात है। अरे ताज्जुब तो आपको होना चाहिए कभी, ये ताज्जुब हाँ, तो वो तो कीजिए। आप जैसे बुढ़े आदमी पे क्या है कितना है हमने देख लिया। तो शबाज मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब मैं और कुछ डॉक्यूमेंट के आधार पे जब इसका पोल खोलूंगा कि पाकिस्तान में देखिए एलएटी को किस तरह से नजरअंदाज किया जाता था, बिल्कुल पाकिस्तान में भी जिस तरह से एलएटी को लीडर्स को एक प्रोटेक्शन दिया जाता, हाँ। इसके बारे में कई मेरे पास सवाल, महत्वपूर्ण सबूत और सवाल होंगे। चल आते हुए समय में ये पूरा दिख जाएगा और मुझे उम्मीद है कि पीरजादा साहब कभी चैनल पर नहीं आएंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी इसी चुनौती को मुझे लगता है तारिक पीरजादा साहब को स्वीकारना भी चाहिए, क्योंकि उज्जवल निकम खुलकर कह रहे हैं टेलीविजन पर कि तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ वो आएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सामने उन डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे। अब सवाल यही है कि आतंकवाद पर हिंदुस्तान की गंभीरता और ईमानदारी को अगर पाकिस्तान नहीं अपनाएगा तो कम से कम हम तो सामने सबक उनके रख दें ताकि वो उससे समझ सकें कि उन